जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जब उनको कोई पेंशन संबंधी समस्या होती है, एमएससीपी की जानकारी चाहिए होती है या एरियर से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, ऐसे में बड़ी उम्मीद के साथ वो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या शेयर करते हैं और मैं भी इस चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके हर एक सवालों के जवाब दूं और ज्यादा से ज्यादा उनको उपयोगी हो पाऊं। तो आज के इस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ जरूर से याद दिलाना चाहती हूँ मेरे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को। देखिए, जब आप आपकी पेंशन संबंधित कोई सवाल पूछते हैं तो आपको क्या करना है, दो बातों का जरूर से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो लेटेस्ट वीडियो है आपको उसी में सवाल पूछना है ताकि वो सवाल जो है, वो कमेंट्स जो है जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो फिर उसके 2-3 दिन के लगा जो वीडियोस हैं वो आपको देखने हैं ताकि मैं उसमें विस्तार से आपके जो सवाल हैं उसको समझाऊं, उसके बारे में बात करूं और वो जानकारी आप तक पहुंच सके। तो ये बात जो दो है आपको ध्यान रखनी बेहद ही जरूरी हो जाती है। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और जानकारी यहाँ पर मैं जरूर से शेयर करना चाहूंगी। देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने एक 60 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है और 8वें वेतन आयोग की कमेटी को ये ड्राफ्ट भेजा जा चुका है, जिसमें केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े हर एक मुद्दे शामिल हैं। और उस हर एक मुद्दों पर विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मैं मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है ये अपनी सिफारिशें किस पर पेश करेगा, कौन कौन से जो मापदंड है उनको ध्यान में रखकर पेश करेगा, इसकी आपको सटीक जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। सबसे खास अगर मांग की बात करूं तो फैमिली यूनिट के दायरों में बढ़ोतरी, ये सबसे खास मांग है। क्योंकि अगर फैमिली यूनिट जो भी 3 या 3.5 के हिसाब से मिल रहा है वो अगर 5 के हिसाब से मिलने लग गया तो क्या होगा। देखिए, हमारा फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जो है वो हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। इसका सीधा मतलब यही होता है कि फिटमेंट फैक्टर उस मांग में भी जैसे कि कहा गया है कि 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर आप रखिए। तो अगर केंद्र सरकार हमें 3 फिटमेंट फैक्टर देने के लिए तैयार हो जाती है तो इसका फायदा कितना हो सकता है, ये भी आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को पसंद लग आ रही है, यूजफुल लग रही है, तो लाइक, शेयर और साथ ही में हाइप करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। और इसी के साथ अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ना बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आराम से वीडियो देखिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि यूट्यूब हमारे हर एक वीडियो आप तक समय रहते पहुंचाता रहे। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज जो हमें कमेंट्स आए हैं वो किन किन विषय पर है। देखिए, स्पर्श पीपीओ को लेकर कमेंट है, पेंशन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है, कुछ सवाल हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों के हैं, 8 पे कमीशन के जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर या फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो हमें आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी के जवाब देखते हैं। सबसे पहले एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, नया पीपीओ नंबर नहीं मिला है, मेरी मदर का स्पर्श से पेंशन ऐड हुआ है, मतलब स्पर्श में माइग्रेशन हुआ हो गया है लेकिन पीपीओ नहीं मिला है। तो देखिए, आपको क्या करना है, पीपीओ नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपका जब माताजी का जब माइग्रेशन हुआ तो पीपीओ नंबर या पासवर्ड वगैरह आपके साथ जरूर से शेयर हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी गलती हो गई हो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको क्या करना है, जिनका भी अभी माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, बैंक से पेंशन आ रही है, उनको क्या करना है, उनको आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो अपडेट रखना है, वो चालू रखना है। उसमें एसएमएस की सुविधा, इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा ये शुरू रखनी है। उस फोन को, उस नंबर को बंद नहीं होने देना है। जो आपने रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, जो आपकी बैंक में है, उस नंबर को चालू रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका माइग्रेशन हो गया, स्पर्श टीम के द्वारा आपको मैसेज भी आ गया, लेकिन आपका नंबर बंद है तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आप परेशान होंगे। तो ये जिन्होंने भी कमेंट किया है ये प्लीज कॉल करिए ताकि मैं आपकी जो स्पर्श पीपीओ नंबर जो है आपको दिलवाने में मदद कर पाऊं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरी बहन जो है विडो डॉटर का पेंशन ले रही है, लेकिन मेरी बहन की इकलौती बेटी है वो हैंडीकैप है, उसको भी पेंशन मिलेगा क्या?
देखिए आप जो यहाँ पर जानकारी माँग रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो पेंशन ले रही हैं, यानी आपके पिताजी की बाद उनकी पेंशन आपकी माताजी को ट्रांसफ़र हुई होगी। फिर आपकी माताजी का देहांत हो गया है और उसके बाद वो पेंशन जो है आपकी बहन को मिल रही है। अब ये पेंशन यहीं तक रहेगी। ये पेंशन आगे उनकी बेटी तक फॉरवर्ड नहीं होगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं पारिवारिक पेंशन भोगी हूँ और मेरा पेंशन खाता पीएनबी में है। मैंने अपना पेंशन खाता रक्षक प्लस योजना में परिवर्तन कराना चाहा, लेकिन बैंक ने इसे रक्षक प्लस योजना में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। मुझे सीपी ग्राम, रक्षा विभाग या बैंक विभाग में शिकायत कैसे दर्ज करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद। यानी हमारी एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही हैं कि इनका जो अकाउंट है, पेंशन अकाउंट जो है फैमिली पेंशन का, वो पंजाब नेशनल बैंक में है। रक्षक प्लस के तहत उनको अकाउंट को स्विच कराना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बैंक के कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे डिफेंस पर्सन या हमारे जो वेटरन्स हैं, उनको जो ये विशेष सुविधा दी जाती है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जो इस वजह से वो मना कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी जो बैंक ब्रांच है, उनके मैनेजर से संपर्क करना है। रिटर्न में संपर्क करिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बात, जब मैं इनको जानकारी दे रही हूँ, इनकी समस्या के बारे में बात कर रही हूँ, तो एक बात यहाँ मैं ज़रूर नोट करना चाहती हूँ और ये आप सब लोग भी इसका ध्यान रखिए। जभी भी कोई भी शिकायत करते हैं, रिटर्न में करिए। बैंक के मैनेजर से भी लिख कर देना है कि आपको अकाउंट स्विच कराना है, तो लिख कर दीजिए। उनसे भी लिख कर जवाब माँगिए, ताकि वो सारे प्रूफ आपके पास रहेंगे। कोई भी शिकायत मुँह ज़बानी नहीं करनी है। मैं सीपी ग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सीपी ग्राम पर जब आप कंप्लेन करेंगे, तो वो लोग लिख ही लेते हैं। तो अब जो भी कोई कंप्लेन करते हैं, कागज कार्रवाई करते हैं, हर एक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना है। तो जब आपका बैंक ब्रांच है, उनके मैनेजर से आप बात करिए, उनको रिटर्न में दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मेरा फैमिली पेंशन है, इसको आप कन्वर्ट करिए रक्षक प्लस में। एक बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, समय-समय पर मैं इसके बारे में बात करती भी रहती हूँ, ठीक है? तो ये काम आपको करना है। फिर अगर बैंक मैनेजर मना करते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप सीपी ग्राम में देखिए, जो बैंक है, डायरेक्ट पीएनबी या इसके जो सीपीबीसीज़ है, उनको आप कंप्लेन करनी है आपको। अब ये भी सीपी ग्राम के थ्रू हो जाएगा। अब जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये कार्रवाई होगी और आपको जो आपकी बैंक ब्रांच के जो वहाँ कर्मचारी वगैरह बैठे रहते हैं, वो भी आपको सही तरीके से जवाब देंगे, अटेंड करेंगे, क्योंकि उन पर भी प्रेशर आएगा। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, मुझसे संपर्क करिए, मैं ज़रूर से मदद करूँगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी राम-राम, मैं 2018 में नायब सूबेदार में पीएमआर आया था। ओआरओपी में हवलदार का बेसिक जो है मेरे से ज़्यादा मिलता है। 2018 में 50% बेसिक मिला है, प्लीज़ आप कन्फर्म करिए। देखिए आप जब यहाँ कह रहे हैं कि हवलदार रैंक का जो है पेंशन वो ज़्यादा है, हो सकता है कि उनको एमएससीपी मिली हो। बाकी ये तो है कि जो पीएमआर वेटरन्स हैं उनको ओआरओपी नहीं मिली है, तो इस वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी ओआरओपी 4 में भी होगा, ओआरओपी 5 में भी होगा। और इसी वजह से देखिए 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि आपकी बेसिक जो है ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो 8वें वेतन आयोग में भी आपको नुकसान होगा। तो ये नुकसान तो पीएमआर वेटरन्स को हो ही रहा है। अब देखिए प्रयास बहुत हुए हैं, कर्मचारी हमारे जो डिफेंस के जो हमारे संगठन है, उनके द्वारा प्रयास बहुत हुए हैं, सैनिक संगठनों के द्वारा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पॉजिटिव नतीजा नहीं आया है। तो और अभी एफडी में केस भी चालू है। जो भी इसकी अपडेट होगी, मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर दूँगी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार जो है, हमारे पीएमआर वेटरन्स की इस परेशानी का ध्यान ज़रूर से रखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही शायद सेना दिवस के उपलब्धि में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक छोटा-सा इंटरव्यू सुना था कहीं, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे देश के जो जवान हैं, उनकी वीरता को लेके उन्होंने बहुत सारे पुलिंदे पढ़े, बहुत सारी तारीफ़ें की। हम मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। मैं हमेशा इसीलिए हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए मैं देवदूत शब्द यूज़ करती हूँ। और वो भाषण में भी कहा था कि पैसों के लिए काम नहीं होता, ये देश सेवा होती है, तभी ये काम होता है। तो उन ऐसे सभी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना, ये ही उनका सही सम्मान होगा। सिर्फ बातें करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, उनके वेलफेयर को लेकर काम होना चाहिए, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। और खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पीएमआर वेटरन्स हैं या डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं या जो हमारे रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटकाना पड़े। उनका हक, उनकी सही पेंशन उन तक पहुंचाएं, यही उनके लिए सही उनका सम्मान होगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरी क्वालिफाइंग सर्विस जो है 19 साल और 9 महीने और 4 दिन है।
9 महीने से ज्यादा पेंशन बेनिफिट्स के लिए 1 साल का पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए। मुझे 20 साल की पेंशन नहीं दी जा रही है। कोई समाधान इसको लेकर बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवानी है। आप स्पर्श में भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन स्पर्श में ग्रीवेंस डालेंगे तो कई बार जवाब आने में थोड़ा समय लग जाता है। पर सीपी ग्राम में ग्रीवेंस दीजिए। हो सकता है कि ओआरओपी 2 या ओआरओपी 3 में, आपने हालांकि इसके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया है इस कमेंट में, लेकिन मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ओआरओपी 2 या ओआरओपी 3 में आपकी जो पेंशन में रिवीजन हुआ है वो 19.5 साल के हिसाब से हुआ है, 20 साल के हिसाब से नहीं हुआ है। जबकि जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है, ये बिल्कुल सही बात है कि 20 साल के हिसाब से होना चाहिए। तो ये गलती हो सकता है कि जिन्होंने भी आपका पेंशन कैलकुलेशन किया है उनसे हुई है। तो इस चीज को जरूर से सुधार देंगे। आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करवा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं मई 2023 में पेंशन आया था, तो 2023 का 10 दिन का एलटीसी क्लेम का पैसा नहीं मिला था। मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला था, तो रिकॉर्ड ने पीओआर को लेटर लिखा है और केस को डिस्पोजल कर दिया। तो बैंक में भी मैंने फीडबैक में इन्होंने जो है पुअर और केस को दोबारा चालू करिए, इस तरीके से इन्होंने किया है। अब एलटीसी जमा कराने के लिए क्लेम फिर से करना है क्या? प्लीज मैडम आप इसके लिए जानकारी दीजिए। देखिए अगर आप एक बार सीपी ग्राम पर आपने कंप्लेन कर दी है, उसके बाद भी उसका समाधान नहीं हो रहा, तो आपके पास अपील का रास्ता होता है। आप अपील करिए, या देखिए अभी आपने यहाँ लिखा नहीं है कि केस को क्लोज हुए कितना दिन वगैरह हुआ है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर भी अपील का भी टाइम होता है। और दूसरी बात कि जब आपका केस पीओआर के पास गया है तो कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। कभी भी ये पैसा आपके खातों में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही सीपी ग्राम जो है केस क्लोज कर देता है, उन्होंने अपना काम कर दिया, आपके रिकॉर्ड को भेजा, पीओआर को उन्होंने भेजा, तो ये काम तो चालू ही है, तो ये हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और अभी तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा एक मेमोरेंडम भी जारी किया था। बहुत अच्छी ये जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से मैंने भी शेयर किया था कि एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है केंद्र सरकार ने कि सीपी ग्राम तब तक आपका केस बंद नहीं कर सकता जब तक आपका पैसे को लेकर अगर है कोई मामला, तो वो पैसा जब तक आपके खातों में नहीं आता वो केस बंद नहीं होगा। एमएससीपी से जुड़ा हुआ मामला है तो बंद नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी मामले जब आप सीपी ग्राम में कंप्लेन करेंगे, जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा, सीपी ग्राम आपका केस बंद नहीं करेगा। वो लेटर वगैरह भी मैंने शेयर किया था। तो ये सारे ऐसे वेलफेयर से जुड़े हुए प्रयास है जो केंद्र सरकार हमारे लिए करती है, और उसकी जानकारी सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि मेरे सभी पेंशनर्स भाई और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को कभी पेंशन संबंधित कोई भी समस्या ना रहे, और अगर समस्या है तो वो खुद अपनी परेशानी जो है रिकॉर्ड या पीसीडीए तक पहुंचा सके। चलिए अगला कमेंट है, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैम प्लीज बताएं कि मुझे मेरे माता जी की फैमिली पेंशन 13,581 रुपए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा। शायद ये 8 पे कमीशन में पेंशन कितनी बढ़ेगी इसको लेकर पूछ रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले के वीडियोस में मैंने इसकी जानकारी शेयर कर दी थी। बकायदा मैंने पूरा टेबल शेयर किया था फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से। और फिटमेंट फैक्टर 1.92 किस हिसाब से आ रहा है, इसके बारे में भी मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी कमेंट किया था, मेरी रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन पुराना वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कैसे फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी बेसिक आपको नई बेसिक पता चलेगी, इसके बारे में भी उसमें जानकारी है। और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि देखिए हर एक वीडियो देखिए, 2 से 5 मिनट या 7 मिनट का एक वीडियो होता है, लेकिन बेहद ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, ऐसी जरूरी जानकारियों के साथ मैं वीडियो लेकर आती हूँ जो सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर है। लेकिन जरूरत है सिर्फ उसको देखने की, ताकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई अपडेट हो, या केंद्र सरकार के द्वारा कोई मेमोरेंडम वगैरह हो, कोई लेटर जारी हुआ हो, या ऐसे कुछ संगठनों के द्वारा कुछ प्रयास हो रहे हैं हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, उन सभी की जानकारी, सभी की अपडेट सबसे पहले और सही सही अपडेट सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलनी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन रख के, और नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।